हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में हिंदी में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह है व्याकरण से, जिसमें हम बात करते हैं व्याकरण की जो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआती में मतलब होता है कि जैसे व्याकरण को पढ़ने से पहले हम उसके वर्णों के बारे में से पढ़ते हैं। तो आज हम जो है व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, अभी तक के जो हमारे वीडियोज़ रहे हैं उसमें अभी तक अपने 11 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके आगे हम व्याकरण कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ जो पहला टॉपिक लिया है वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार क्या होता है कि किसी भी व्याकरण, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें पहले उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण में पहले क्या आते हैं, उनके वर्ण आते हैं। वर्ण इंग्लिश में उनको लेटर्स कहा जाता है, जैसे ABCD ये सब उनके क्या है, लेटर्स है, वर्ण है। इसी तरह हमारे हिंदी में जो ANR से लेकर के तक और कैसे ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन जो वर्णों का उनका व्याकरण दर्शन, उनका क्या क्या स्थान है, उनको बोलने करने का तरीका या कि उनकी विशेषता क्या रही है। तो आइए हम पहले बात करते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण के बारे में हम बात करें उससे पहले हम उसकी परिभाषा जान लें, या उसको वर्ण जो होता है कहते किसको है। क्योंकि हमारे यहाँ होता है वर्ण होता है, शब्द होता है, शब्द के बाद एक वाक्य बनते हैं, फिर एक पैराग्राफ, एक निबंध, यानी काफ़ी इसके प्रारूप देखे हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले हम परिभाषा कि वर्ण जो होता है, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये रही हमारी परिभाषा। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। यानी ये देखें कि वर्ण अलग होते हैं और अक्षर अलग होते हैं। नहीं, जिन वर्णों को आप पहचानते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको अक्षर कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ में उदाहरण के भी देखें कि वर्ण और उससे बने जो शब्द होते हैं। जैसे यहाँ मैं किसी वर्णों को लिख रहा हूँ, उनके मेल से एक शब्द बनेगा। ठीक है, हमारे इतने सारे वर्ण हैं, हमने इन सब वर्णों को जोड़ा तो इससे एक सार्थक शब्द हमारे सामने निकल के आता है, कमल। यानी इसमें देख रहे हैं आप कि हमने जो परिभाषा है उसको भी गौर से देखें कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कई सारे वर्ण लिखे हैं, इन वर्णों को आपस में जोड़ा था और उसे एक सार्थक शब्द हमने बनाया जिसका कोई अर्थ हमारे सामने निकल के आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एक वर्ण लेते हैं के को। ये जो वर्ण आपको दिखाया जा रहा है, जो वर्ण दिख रहा है, इसके नीचे जो हलंत लगा है, क्या इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। एक में सामान्य जो अक्षर होता है वह लूँ के टुकड़े कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप कई बार आधा के लिखते ही हैं। ठीक है, ये इसका। तो इसमें किसकी चीज़ की कमी थी? इसमें हमारे स्वर की कमी थी। यानी जो से कई ऐसे अक्षर है जिनको हम पूर्ण रूप से बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उनमें किसका सहयोग होता है? स्वरों का। यानी जितने भी व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? उनकी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तब वो अपने सही अर्थ में उनको बोला जाता है। तो ये रहा हमारा उदाहरण। आगे हम देखें कि स्वरों के बारे में कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के दो रूप होते हैं। दो रूप कौन से, यानी प्रकार कौन से होते हैं? एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। यानी वर्णों को दो रूपों में जाना जाता है, जिसको हम एक तो स्वर कहते हैं और दूसरा हम उन्हें व्यंजन के रूप में। यानी इनमें हम देखें जितने भी हमारे स्वर माने गए हैं उन दोनों में विभाजित है। तो हम पहले लेते हैं स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहा जाता है, इसके बारे में, इसमें कौन कौन से वर्ण जो आते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करें पहले स्वर। अब देखिए स्वर में भी हम देखें कि यानी हमारा जो मुंह से निकलते हैं वो सारे स्वर ही होते हैं। जैसे संगीत होता है, संग में स्वरों का जो मेल होता है। तो यानी ये स्वर यानी आवाज़ जो है इनके जाने से। तो इसमें देखें स्वर उन्हें कहता है जिन वर्णों को
बिना किसी की सहायता से उच्चारित किया जाता है, या हम बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो हमारी परिभाषा बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि जो वर्ण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें और दूसरे व्यंजनों की या और अन्य शब्द अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। जो हम हिंदी में देखें कि स्वर जो कौन से हैं, और स्वरों के बारे में बात करें कि हिंदी में स्वर कितने माने गए हैं? हिंदी में स्वर 11 माने गए हैं। तो देखें कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे। जो हम पहले बात करें इसके मूल स्वरों के बारे में, तो पहले जान लेते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, इसके बाद री, ए, ऐ, ओ और आगे ओ। इनकी टोटल आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल इनकी संख्या कितनी आती है हमारे पास? 11। तो हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने माने गए हैं? पूरे 11 स्वर माने गए हैं। तो आइए देखिए इसमें कि हम बात करेंगे आगे कि इन स्वरों में भी ऐसे कौन से मूल स्वर हैं जिनके हम बारे में बात करते हैं, जिन्हों से आगे दूसरे स्वर बने हैं। मूल स्वर कितने थे? तो मूल स्वर हमारे पास 4 निकल के आते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और री। ये हमारे पास क्या हैं? 4 ऐसे मूल स्वर हैं जिनके बाद से हमने जो दूसरे हमारे जो स्वर निकल के आए थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें कि जैसे ए के बाद क्या आ रहा? आ। तो ए के आ कैसे बना? ए और ए के योग से क्या बना था? आ बना था। इसी तरह हम देखें ई और ई के मेल से क्या बनता है? ई बनता है। ऊ के मेल से ऊ बनता है। उसी तरह हम देखें कि आगे जो हमारे वर्ण आते हैं, और ये देखें जो री है ये अपने मूल स्वर में है, इसके स्वर से और कोई स्वर का निर्माण नहीं होता। ये केवल बाद में मात्राओं के रूप में शब्दों में लगाए जाते हैं। अब आगे जैसा कि देख रहे हैं ए का निर्माण कैसे होता है। ए का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं ए के साथ जब ई का योग होता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अब देखिए कि ए के साथ ए भी है, तो ए का मतलब क्या होगा कि अगर ए के साथ ई जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ए ही बन जाएगा। इसी तरह आगे देखें ए के साथ ऊ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। और जो हम बात कर रहे हैं औ की, तो वो कैसे बनेगा? ओ के साथ से, यानी ए में ऊ जोड़ते हैं तो ओ बनता है। जब ए में ऊ जोड़ेंगे यानी बड़ा जो ऊ जोड़ते हैं उसके योग से क्या बनता है? ओ का निर्माण होता है। तो ये रहते हैं हमारे स्वर के बारे में। तो हमने इनके मूल स्वरों में और मूल स्वर से जो बाकी उत्पन्न हुए हैं हमारे, उन स्वरों के बारे में भी जाना है। अब इनमें देखें कि आगे जो होता है मूल स्वरों के बारे में परिचित हो गए, लेकिन इसके भी जो उसके भाग होते हैं, यानी स्वर कितने रूपों में बटा है, स्वर के कितने भाग होते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं जो उसके भाग होता है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है छोटा। तो देखिए इसमें जो मूल स्वर थे हमारे, वही हर स्वर में आता है ए, ई, ऊ और री। और इसका दूसरा रूप होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होंगे? जिनके उच्चारण में हमारे जो हर्ष स्वर हैं इनसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। हमने कहा था हर्ष का मतलब छोटा था। छोटा मतलब इन वर्णों का उच्चारण करने पे समय कम लगता है। अब समय तो सेकंडों में होता है,
मिनटों में या घंटों में नहीं होता है। आप उनको भी अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, कितना समय लगता है आपको? सेकंड का कुछ भाग लगता है। लेकिन उस सेकंड के भाग में भी अगर थोड़ा बढ़ोतरी होती है या बढ़ जाता है तो वे क्या होता है? दीर्घ होते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आपके ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए तीसरा जो हम पार्ट ले रहे हैं प्लुस स्वर का। प्लुस स्वर में क्या होता है कि हम किसी वर्ण को है जो क्या करते हैं, उसका उच्चारण में हम अधिक समय लगाते हैं। ठीक है, इस प्लस स्वर में आपका एक चीज़ देखी होगी, ऐसा साइन जो आता है, ऐसा जो वर्ण आता है, इसका उच्चारण हम करते हैं जैसे अधिकतर हम ओम का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। यानी इतना उसका देखिए आप जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें समय कितना लग रहा है। तो ये सारे इसके स्वर के भाग होते हैं जिसमें आपने अलग हर्ष को, दीर्घ को और प्लस स्वर के बारे में जाना है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं उनकी परिभाषाओं के जरिए आगे जानेंगे। इसमें देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने में करने पर मुंह से निकलने वाली हवा मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है। तो देखा आपने वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बारे में कि स्वर जो होते हैं जब उनका उच्चारण, उन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारे कंठ से जो एक हमारे जो फेफड़ों से एक हवा जो निकलती है, यानी किसी वर्ण को बोलने के लिए जब हवा यूज़ कर रहे हैं तो क्या से कर रहे हैं कि फेफड़ों से हवा बाहर आती है तो हमारे कंठ से, तालू से, दांत से, ओठ से निकलती हुई बाहर आती है। यानी इन वर्णों का उच्चारण करने में कहीं ना कहीं ये शरीर के जो हमारे अंदर जो भाग होते हैं, मुंह के जो भाग होते हैं वो कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहे होते हैं। लेकिन स्वरों में हम देखते हैं कि उनमें उच्चारण में कम समय लगता है क्योंकि जब वह हवा जब मुँह से बाहर निकलती है, जिन स्वरों का उच्चारण होता है तब वह बिना किसी बाधा के, बिना किसी के टकराव से क्या करती है, स्पष्ट रूप से निकल के आती है। लेकिन जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तब वे क्या करती है, किसी न किसी से स्पर्श करते हुए बाहर निकल पाती है। इसमें उनमें स्वरों से ज़्यादा उसमें समय भी लगता है। तो आगे हम देखें कि व्यंजन जो होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं इसके बारे में देखते हैं। परिभाषा आपने देख ली होगी। तो जितने भी अपने व्यंजन में हैं, क, ख, ग, घ और आपके ण, इसके बाद ज, छ, ज, झ, ण, इसके बाद आपके ट, ठ, ड, ढ, ण, इसके बाद आपके त, थ, द, ध, न, इसके बाद आपके प, फ, ब, भ और म। इसके बाद देखिए आपके जो वर्ण आते हैं य, र, ल, व। इसके बाद आपके श, स, स, है और इसके बाद आते हैं आपके अक्ष, त्रे, ज्ञानी। अब आप इसमें देखिए कि हमने एक जो बात हमारी रह गई थी बीच में कि जो व्यंजन होते हैं वो कितने तरीके, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस दौरान जितने भी वर्ण आए हमारे कि इनमें देखिए 5-5 का जोड़ा बनता है यहाँ तक, इसके बाद इनके 4-4 का है। तो टोटल जो व्यंजन होते हैं हमारे
वो हिंदी में कितने माने गए हैं? 33। कितने माने गए व्यंजन? कुल 33। अगर आप इनकी जोड़ की संख्या, इन वर्णों का जोड़ करें तो इनकी जोड़ कितनी आएगी? 33। तो हमारे टोटल जो व्यंजन हो चुके हैं वो है 33। आगे हम इनके इस परिचय के बारे में देखें, जो ये जितने भी वह व्यंजन हैं। तो देखिए, जो हमारे पंचम वर्ण वाले जितने भी वर्ग हैं व्यंजन में, जितने भी 5 वर्गों से जो वर्ग बन रहा है उनमें उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन का साफ निकल के आ रहा है कि यानी इन वर्णों को उच्चारण करने में क्या होता है कि किसी न किसी भाग से ये टकरा के जब बाहर निकलती है, यानी किसी न किसी जो है हमारे मुंह के भाग को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है, तो वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखें, जो हमारे 4 वर्ण होते हैं य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये र, ल, व, आप इनको भी बोलेंगे, इनका भी उच्चारण जो होगा बिना किसी जो स्वर होते हैं हमारे जो मुंह के भाग होते हैं उनको बहुत कम स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। अब देखिए, जो आगे के जो 4 स्वर होते हैं जिनमें शे का जो है उच्चारण ज़्यादा आता था, शे शलगम का, शे षटकोण का, से सड़क का और है हलंत, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अगर आप इनके जोड़ों में देखें 25, 4 और 4, तो इनकी योग जो होगा कितना जाएगा? 33 जाएगा। तो यानी हमारे जो व्यंजन होते हैं इसमें कितने वर्ण माने गए हैं? 33 वर्ण माने गए हैं। तो आगे देखिए, आखिर जो हमारे ये जो 3 वर्ण जो बच गए हैं इनका क्या योग रहता है? ये जो वर्ण बचे हैं इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में जैसे कि यानी इनका जो निर्माण है वो इन्हीं व्यंजनों के माध्यम से हुआ, यानी 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ करके इसका निर्माण किया गया है इन व्यंजनों का। इनको व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी में हम मानते हैं कि जो मूल जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो कितनी आती है? 33। तो आगे देखिए कि इनका निर्माण कैसे होता है। शे का निर्माण जो होता है आपके से के योग से बनता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें त्रय में, अगर आप उसको धीरे से करें तो इसमें आता है प्रणन तय और रे का। फिर इसी तरह ज्ञानी का देख लीजिए, जे और ये का, ये के इनके मेल से क्या बनता है? गे से ज्ञानी। एक हमारा जो व्यंजन आता है जिनको हमारे शायद जो हमारी जितनी भी हमने व्याकरण किताबें पढ़ी है उसमें उसका सम्मिलित किया जाता है, लेकिन हमारे उसके शब्दों के रूप में उसको जरूर साल लिया जाता है। वह कौन सा है? श्रेय, जिसका उच्चारण में जो वर्ण काम लिया जाता है शे और रे, इन दोनों के योग से क्या बन जाता है? श्रेय का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने अभी तक देखा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उनके दोनों रूपों के बारे में जाना, उनके मुख्य भागों के बारे में जाना। तो आगे हम देखें कि स्पर्श, जिस तरीके से स्पर्श व्यंजन थे उसी तरह आपने देखे होंगे कि जो हमने अभी स्वर देखा था, स्वर के अंदर आपने 2 शब्दों के बारे में, 2 वर्णों के बारे में जरूर देखा होगा, अंग और है, जो कि हमारे वर्णमाला में कई बार लिखा जाता है। तो देख रहे हैं इसमें मूल जो वर्ण है वो है हमारा ए में जो आपने देखा कि ण का जो हो रहा है इसमें, इसके योग से अंग बन जाता है। ए में जब आप विसर्ग जोड़ जाता है तो वह ए का निर्माण, यानी ये दोनों जो है मूल स्वर नहीं आते, इनको भी क्या किया जाता है? योग से बनाया जाता है। तो इस तरह अगर देखें कि हिंदी में तो जो कुल कितने वर्ण होते हैं, तो दोनों की जोड़ हो जाती है वास्तविक रूप में देखें कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, जो किन किन रूप से 11 स्वर के और 33 व्यंजनों के योग से बनता है। तो आज के वीडियो में आपको वर्णमाला से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी आपको अच्छे से समझ में आएगी, और इसको ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से आगे जो वीडियोस बनाएंगे वो उसी पर बेस होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो हमारी वर्णमाला होती है हमने उसको अच्छे तरीके से जाना है और समझा भी है। धन्यवाद।